हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, नया सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के साथ अभी तक केवल 2 ही एग्जाम हुए हैं, तो स्टूडेंट को अभी तक पता नहीं है कि इस सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। यदि आप इन टॉपिक पर फोकस करेंगे तो 80% आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेज है। क्या क्या आपको ज़्यादा फोकस करना है? क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिट में कंपनी ऑडिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, राइट पावर ड्यूटी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वैसे ही ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं। इनके भी नंबर और नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अभी नया सब्जेक्ट जुड़ा है तो आपको पता नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट और सेक्रेटेरियल ऑडिट की रिक्वायरमेंट, इनमें से 2 टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 141 एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट, वैसे इनको हमने 5 मिनट सीरीज में डिस्कस किया था। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो टॉपिक्स देख लेना। यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो उनको हम डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम कैसे डिस्कस करेंगे? पहले हम ऑडिट रिपोर्ट के टाइप्स देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ऑडिटर इन ऑडिट रिपोर्ट में क्या मेंशन करता है, किन सिचुएशन में ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाती है। इनके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। पहले हम वैसे कॉमन एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी देखेंगे। लगभग 20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। ऑडिट रिपोर्ट देखिए किस किस टाइप की हो सकती है। ऑडिट रिपोर्ट को हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं: अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा ऑडिट रिपोर्ट। अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में केवल एक प्रकार की ही ऑडिट रिपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है, जिसे क्लीन या अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में 3 प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है: डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, क्वालिफाइड या कंडीशनल ऑडिट रिपोर्ट और एडवर्स ओपिनियन। फिर होती है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। वैसे जनरली लोग ऑडिट रिपोर्ट केवल 4 ही प्रकार की मानते हैं: क्लीन ऑडिट रिपोर्ट, डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड और एडवर्स। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा को ऑडिट रिपोर्ट का टाइप नहीं माना जाता है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट से ही रिलेटेड है, तो इसे भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये एक टफ टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी समझने के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझना। इससे पहले कि हम इन ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जानें, पहले हम एक कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद उस कॉमन एग्जाम्पल को हम ऑडिट रिपोर्ट पर अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए किसी कॉलेज में या स्कूल में आपको नए टीचर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। पहले उस सब्जेक्ट को कोई और टीचर पढ़ा रहा था, अब आपको अपॉइंट कर दिया जाता है। प्रिंसिपल सर आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट है मुन्ना, सभी उसे मुन्ना भाई कहते हैं, तो आपको पता करना है, उसकी रिपोर्ट मुझे देनी है कि वो बढ़िया स्टूडेंट है या नहीं है। तो प्रिंसिपल सर आपसे मुन्ना भाई के बारे में रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो आप प्रिंसिपल सर को क्या कहोगे कि सर मुझे मुन्ना के बारे में चेक करना पड़ेगा, कुछ उससे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, टेस्ट लेना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर बोल देते हैं कि नहीं, कुछ चेक वेक नहीं करना है, डायरेक्टली रिपोर्ट देनी है। तो आप क्या कहोगे कि सर मैंने हिमालय में कोई तपस्या तो की नहीं है कि हुलिया देखकर मैं करेक्टर बता दूं। आपने गलत इंसान को बुला लिया, मैं तो चेक करने के बाद में ही बुला सकता हूं। तो कहने का मतलब कि इसी तरीके से जो ऑडिटर होगा वो मैनेजमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है। ऑडिटर कहेगा कि आपने बैलेंस शीट में कैश इन हैंड दिखा रखा है, मुझे फिजिकली गिनना है कि उतना कैश है भी या नहीं है। आपने डेटर दिखा रखे 5 लाख के, डेटर के फ़ोन नंबर दो, उससे फ़ोन करके पूछूंगा। या फिर आपने बिल्डिंग दिखा रखी है, बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट दो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट दो। आपने जो स्टॉक दिखा रखा है, आप जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन करो मुझे बुला लेना, मैं देखूंगा कि स्टॉक की काउंटिंग तुम लोग सही भी करते हो कि नहीं करते हो। अब 2 बातें हैं, मैनेजमेंट या तो ऑडिटर को चेक करने देता है या मैनेजमेंट मना कर देता है कि हम आपको चेक नहीं करने देंगे, आपको जो रिपोर्ट में लिखना हो वो लिख देना। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल सर या तो आपको मुन्ना से चेकिंग करने देते हैं या मुन्ना की चेकिंग नहीं करने देते हैं। पहले हम एक स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर हम
सभी स्टूडेंट का भी एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले हम मुन्ना के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे हमारे ऑडिट वाले कॉन्सेप्ट पर। देखिए, दो चीज़ें होती है, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है एरर एंड फ्रॉड। एरर बिना जानबूझकर होती है और फ्रॉड जानबूझकर किए जाते हैं। और मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब है बड़ी बड़ी एरर और बड़े बड़े फ्रॉड। अब हम देखते हैं कि ये ऑडिट रिपोर्ट कब इशू की जाती है। पहले हम मुन्ना वाले एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए प्रिंसिपल ने आपको चेक करने दिया, मुन्ना से क्वेश्चन पूछने दिए, तो आपके पास सबूत इकट्ठे हो गए, एविडेंस आपके पास कलेक्ट हो गए, तो आपने जो भी मिस स्टेटमेंट थे वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए, एरर एंड फ्रॉड। आपको कोई भी एरर एंड फ्रॉड नहीं मिले, मुन्ना आपको बहुत ही बढ़िया पर्सन लगा, सभी क्वेश्चन के जवाब उसने बढ़िया दिए, कोई भी एरर एंड फ्रॉड आपको नहीं मिली, तो आप क्लीन रिपोर्ट दे दोगे। या फिर मिस स्टेटमेंट तो आपको मिले लेकिन वो मटेरियल नहीं है, छोटी मोटी गलती है, मुन्ना में बस इतनी सी कमी है कि वो सुबह लेट उठते हैं, बाकी बहुत बढ़िया पर्सन है, तो भी आप बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड उसका बताओगे कि प्रिंसिपल सर कमी आप में ही है, मुन्ना तो एक बहुत बढ़िया इंसान है, उसने जिम्मी शेरगिल की भी मदद की है और बहुत ही बढ़िया पर्सन है। फिर सेकंड बात है कि मुन्ना के अंदर आपको कुछ बड़े बड़े इशू नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आती है, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अब देखो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट में भी दो चीज़ें हो सकती है कि जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो परवेसिव है या नहीं है। परवेसिव का मतलब है कि वो कमियां ऐसी है जो मुन्ना को पूरा का पूरा गलत इंसान बना देती है। मुन्ना ऐसा इंसान है जो फिरौती लेता है, लोगों की किडनैपिंग करता है, गुंडागर्दी करता है, भाई है वो लोगों का मर्डर कर देता है। तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि केवल एक कमी है मुन्ना के अंदर कि वो डेली एक दो लोगों का मर्डर कर देते हैं, बाकी सब बढ़िया है। आपको यही कहना पड़ेगा कि वो पूरा का पूरा इंसान ही एडवर्स है, पूरा का पूरा गंदा इंसान है। सेकंड हम देखते हैं कि नॉट परवेसिव, कि आपको पता लगा कि मुन्ना के अंदर कुछ कमियां हैं, कि वो टीचर के साथ अच्छे से पेश नहीं आता है और वो गरीबों की मदद भी अलग तरीके से करता है, गुंडागर्दी के तरीके से करता है, लेकिन बहुत ही बढ़िया पर्सन है वो और सभी लोगों की मदद करता रहता है। तो आप क्या कहोगे कि वैसे तो मुन्ना बहुत ही बढ़िया पर्सन है लेकिन 3 कमियां मुझे मुन्ना के अंदर मिली। तो कहने का मतलब 2-4 कमियां जो भी आपको मिली वो बता दोगे, लेकिन आप अपनी ओपिनियन में अच्छी रिपोर्ट ही दे रहे हो। तो ये हमने मुन्ना के एग्जाम्पल से समझा। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया और बैलेंस शीट की असेट साइड का टोटल मान लीजिए टोटल है 80 लाख टोटल है बैलेंस शीट की असेट साइड का। इसमें से 10,000 रुपये के डेटर है, इसमें से 10,000 रुपये की डेटर है। आपने चेक किया, चेक करने पर आपको पता चला कि डेटर 10,000 के नहीं है, केवल 2,000 के ही है। तो मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है? है। कितने रुपए का है? 8,000 रुपये का मिस स्टेटमेंट है। मटेरियल मानोगे कि इमटेरियल, तो रिपोर्ट कैसी दोगे? क्लीन। अब मैं सेकंड एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए जो डेटर है वो टोटल 10 लाख रुपए के डेटर है। डेटर कितने रुपए के हैं? 10 लाख रुपए के। आपने चेक किया तो पता चला कि एक्चुअल में 2 लाख के ही हैं और बैलेंस शीट में 10 लाख का दिखाया गया है। तो मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है? है। और मटेरियल है कि नहीं है? मटेरियल है। 80 लाख में से आपने 8 लाख रुपए की गलती कर रखी है, लेकिन परवेसिव है क्या? इसकी वजह से पूरी बैलेंस शीट गलत हो गई क्या? नहीं। आप रिपोर्ट दे दोगे कि क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं लेकिन डेटर गलत शो किए गए हैं। 2 लाख रुपए के डेटर है, उन्हें 8 लाख रुपए का डेटर शो किया गया है। इसकी वजह से जो कंपनी की असेट है वो 8 लाख रुपए से कम हो जाएगी। इस तरीके से आप बता दोगे। तीसरा हम एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कंपनी की फिक्स्ड असेट टोटल 60 लाख रुपए की है। चेक करने पर पता चला कि एक्चुअल में तो ये 2 लाख रुपए की ही है, 60 लाख रुपए की तो आपने दिखा रखा है। तो यहां पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है? है। परवेसिव है कि नहीं है? परवेसिव है। आप बोलोगे कि परवेसिव कैसे है? पूरी बैलेंस शीट गलत थोड़ी हो रही है, केवल फिक्स्ड असेट गलत हो रही है। देखो 80 लाख में से जब 58 लाख की गलती है तो ये नहीं बोल सकते थोड़ी सी गलती है, पूरी ही गलती है। आप ये बोलोगे बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करती है। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है कि ऑडिटर को एविडेंस मिल जाते हैं,
एरर एंड फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसे लगता है कि मिस स्टेटमेंट नहीं है या छोटे मोटे हैं तो क्लीन रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और वो व्याप्त है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, पूरे कैश फ्लो को, पूरे P&L को, पूरी बैलेंस शीट को गलत कर देते हैं तो एडवर्स, और यदि स्पेसिफिक आइटम को ही गलत करते हैं तो क्वालिफाइड। इनको हम आगे और भी एग्जांपल में और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। अब हम सेकंड बात देखते हैं कि एविडेंस आपको नहीं मिले। एविडेंस नहीं मिले कहने का मतलब कि प्रिंसिपल ने आपको मुन्ना से चेकिंग नहीं करने दी। अब देखो, मुन्ना से चेकिंग नहीं करने दी, इस वाले में आप ये मान लीजिए प्रिंसिपल ने आपको टोटल 10 स्टूडेंट को चेक करने के लिए कहा था, केवल मुन्ना के लिए चेक करने के लिए नहीं कहा था। टोटल 10 स्टूडेंट की रिपोर्ट प्रिंसिपल ने आपसे मांगी थी। अब जनरली ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी आप चेक नहीं कर पाओ। मान लीजिए 10 में से 7 स्टूडेंट से तो आपने क्वेश्चन वगैरह पूछ लिए, 7 को तो चेक कर लिया और 3 स्टूडेंट को आप चेक नहीं कर पाए, 3 ने आपके सवालों के जवाब नहीं दिए। तो देखो होगा क्या, 7 के बारे में तो आप मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लोगे, बाकी के जो 3 लोग बचे उनके बारे में आप मिस स्टेटमेंट का प्रोजेक्शन लगाओगे, अनुमान लगाओगे। आप कहोगे जब हमने 3 के बारे में चेक ही नहीं किया तो अनुमान कैसे लगाएं। देखो 3 लोगों से आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ पाए तो अदर तरीके से पूछो, उनके फैमिली मेंबर से मिलो, उनके दोस्तों से पूछो, अटेंडेंस रजिस्टर देखो, उनके रिपोर्ट कार्ड देखो। अलग तरीके से हमने देखा, डायरेक्टली हम एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए। अब जिन चीज़ों के बारे में हमारे पास एविडेंस नहीं है उनके लिए मिस स्टेटमेंट का हमने अनुमान लगाया हमने उन 3 स्टूडेंट का जिनके बारे में एविडेंस नहीं मिले थे। हमें पता चला कि उन्होंने भी कुछ भी गलत नहीं किया है, बढ़िया स्टूडेंट है, कोई गलती नहीं है, तो हम क्लीन रिपोर्ट दे देंगे। आपको लगता है उनके बारे में खबरें आपको पता चली है कि वो तीनों तो बदमाश हैं और आपको लगता है वो तीनों बहुत ज़्यादा बदमाश है, परवेसिव है, तो आप डिस्क्लेमर, मतलब आपको लगता है कि उन तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो सकती है तो आप प्रिंसिपल को बोलोगे हम उनके बारे में ओपिनियन नहीं दे सकते। आप बोलोगे एडवर्स दे देते हैं। देखो एडवर्स नहीं दे सकते, आपके पास सबूत थोड़ी है कि वो गलत है, लेकिन इस बात का भी सबूत नहीं है कि वो गलत नहीं है, तो आप ये कह दोगे कि हम ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन आपको लगता है उन 3 के बारे में जो हमें कमियां पता चली है वो स्पेसिफिक है तो आप क्वालिफाइड दे दोगे। आप कह दोगे कि बाकी 7 स्टूडेंट तो बिल्कुल बढ़िया है, बाकी के जो 3 स्टूडेंट है वो भी बढ़िया है, लेकिन उनके बारे में हमें ये 2 कमियां पता चली है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आप इजीली अप्लाई कर दोगे कि डेटर थे, डेटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आपको पता चलता है कि डेटर भी करेक्ट ही होंगे, आपने अदर तरीके से चेक किया तो आप क्लीन रिपोर्ट। आपको लगता है कि डेटर 10 लाख के थे लेकिन 2 लाख के दिखा रखे हैं तो आप क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दोगे। आपको लगता है कि फिक्स्ड असेट 60 लाख रुपए की थी और फिक्स्ड असेट 60 लाख रुपए की बैलेंस शीट में दिखाई गई है, एक्चुअल में केवल 2 लाख की है, 58 लाख की गलती है, लेकिन आपके पक्का विश्वास नहीं है क्योंकि एविडेंस नहीं है, तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए कि एडवर्स रिपोर्ट में और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या डिफरेंस है। देखो एडवर्स रिपोर्ट और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन केवल तभी दी जाती है जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट है और परवेसिव है, लेकिन दोनों में ये डिफरेंस है, एडवर्स में हमें एविडेंस कलेक्ट हो गए थे जबकि डिस्क्लेमर में हमें एविडेंस कलेक्ट नहीं हुए हैं। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, जो हमारी क्लीन रिपोर्ट है उसका स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है 700, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे आपको याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको याद करना ही है, तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का ये ऐसे आप याद कर लेना। अगर सिंपली आपसे पूछता है कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कहाँ पर है तो ऐसे 700 आप बता दोगे। क्लीन रिपोर्ट में ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या बताता है, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है इन आवर ओपिनियन बेस्ट टू आवर नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। बता देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। और ये जो क्लीन रिपोर्ट है कब इशू की जाती है, जब ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ को फॉलो करते हैं। एफआरएफ का मतलब है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ज़्यादा अच्छा रहेगा यदि हम इसे लीगल एफआरएफ कहें, लीगल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड एएस है, आईएफआरएस है, कंपनीज एक्ट की शेड्यूल
3 है उन सभी को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, तब इशू करेंगे ये रिपोर्ट जब ऑडिटर को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, मिस स्टेटमेंट नहीं है या फिर है लेकिन वो मटेरियल नहीं है। ये हमारी पहली प्रकार की रिपोर्ट हो गई। सेकंड, एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट या नेगेटिव ऑडिट रिपोर्ट कह सकते हो। एडवर्स रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट और डिस्क्लेमर तीनों ही ऐसे 705 में बताई गई है। कोई आपसे पूछे कि मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कहाँ पर है, ऐसे 705 में है। ऐसे का नाम है मॉडिफिकेशन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। एडवर्स या नेगेटिव रिपोर्ट में ऑडिटर क्या लिखता है, इन आवर ओपिनियन बेस्ट टू आवर नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस ड्यू टू रीजन मेंशन्ड अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। इस प्रकार की रिपोर्ट में ऑडिटर को एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ इंक्लूड करना पड़ता है और वहां पर वो रीजन बता देता है कि हम एडवर्स रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं। अब एक और खास बात मैं आपको बता देता हूं, कंपनी की जब जनरल मीटिंग होती है, आपको पता है जनरल मीटिंग दो प्रकार की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यहां पर हम बात कर रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग की। तो कंपनीज एक्ट 1956 हमारा ये कहता था कि एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिट रिपोर्ट आपको पढ़कर ही सुनानी पड़ेगी, हमेशा मैनेजमेंट की ये ड्यूटी थी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने ये बोला कि एवरी एनुअल जनरल मीटिंग में आपको सभी प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है। यदि ऑडिटर ने एडवर्स रिपोर्ट दी है या क्वालिफाइड रिपोर्ट दी है तो आप पढ़कर सुना दो, क्लीन रिपोर्ट है तो पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ऑडिटर यदि गलत बताएगा कि रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने गलत किया है तो मैनेजमेंट को एनुअल जनरल मीटिंग में पढ़कर भी बताना पड़ेगा। और शेयर होल्डर को पता है कि मैनेजमेंट यदि ऑडिट रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा है तो कुछ ना कुछ तो गलत है, तभी पढ़कर सुना रहा है, वरना तो पढ़कर सुनाने की जरूरत ही नहीं है। एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट कब इशू की जाती है, जब ऑडिटर को एविडेंस मिल चुके हैं, ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिल चुके हैं कि मिस स्टेटमेंट है जो कि मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। परवेसिव का मतलब व्याप्त, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही गलत कर देते हैं। तीसरी प्रकार की हमारी ऑडिट रिपोर्ट है क्वालिफाइड या कंडीशनल ऑडिट रिपोर्ट। ऐसे होता है 705 मॉडिफिकेशन इन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर इसमें क्या कहता है, इन आवर ओपिनियन बेस्ट टू आवर नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस एक्सेप्ट द रीजन गिवन अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर यहां पर भी एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ इंक्लूड करेगा, वहां पर रीजन बता देगा क्वालिफाइड रिपोर्ट के। लेकिन खास बात यहां पर यह है कि ऑडिटर यहां पर यह कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, बस उन रीजन को छोड़कर जो मैंने ऊपर वाले पैराग्राफ में बताए हैं। ऑडिटर ये प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट कब इशू करता है, जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिल चुका है कि मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है। यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, वेदर ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड और नॉट। यहां पर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिल चुके हैं और जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। फिर नेक्स्ट है हमारी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसका ऐसे भी 705 होता है। मैंने आपको बताया एडवर्स, कंडीशनल और डिस्क्लेमर तीनों का ही ऐसे 705 होता है और क्लीन का ऐसे 700 होता है। इस ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर क्या लिखता है, ड्यू टू रीजन मेंशन्ड इन ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा। ऑडिटर की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके अंदर एक पैराग्राफ होता है ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा। उसके अंदर ऑडिटर ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है। हम हमारे ऐसे के अकॉर्डिंग चेक करते हैं और हम सैंपल बेसिस पर चेक करते हैं भैया, पूरा हम चेक नहीं करते हैं। तो ऑडिटर ये बातें ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में इंक्लूड करता है। मैंने आपको इनफॉर्मल तरीके से बताया, फॉर्मल लैंग्वेज बनाकर ऑडिटर इंक्लूड कर देता है। तो ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ओपिनियन पैराग्राफ में क्या लिखेगा, ऑडिटर अपने ओपिनियन पैराग्राफ में लिखेगा ड्यू टू रीजन मेंशन्ड इन ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी पैरा वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहने का मतलब ऑडिटर ने रेस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में बता दिया था कि वैसे तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन देना, लेकिन यहाँ पर कुछ रीजन है इसलिए हम ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं। मैनेजमेंट को मैंने बोला था कि स्टॉक टेकिंग के टाइम मुझे बुला लेना, लेकिन मैनेजमेंट ने मुझे नहीं बुलाया। मैंने ऑडिटर के नंबर मांगे थे, वो भी देने से मना कर दिया, कैश भी नहीं गिनने दी। मैनेजमेंट तो ये चाहता है कि मैं हुलिया देखकर कैरेक्टर बता दूं, तो मैनेजमेंट ने गलत इंसान को बुला लिया। साफ बता सकते हैं हमारे ऐसा। ये ऑडिट रिपोर्ट कब इशू की जाती है, जब ऑडिटर के पास ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाए और ऑडिटर को ये लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है।
एक पॉइंट वो थोड़ा सा हमने गलत देख लिया। ये जो क्वालिफाइड रिपोर्ट है ये तब इशू की जाएगी चाहे एविडेंस कलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बस मिस स्टेटमेंट मटेरियल होने चाहिए और वो परवेसिव नहीं होने चाहिए। फिर लास्ट हमारा पॉइंट है एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा। एम्फसिस का मतलब क्या होता है? जोर देना किसी बात पर। तो इसका ऐसे कौन सा होता है? 706 किस बात का है? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को इंक्लूड करना या किसी अदर मैटर पैराग्राफ को इंक्लूड करना ऑडिटर की रिपोर्ट में। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, जब एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है ऑडिटर द्वारा अपनी रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट कैसी होती है? क्लीन होती है, एडवर्स होती है या क्वालिफाइड होती है? यहाँ पर रिपोर्ट क्लीन ही रहेगी। यहाँ पर भी ऑडिटर यही बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑडिटर एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ इंक्लूड करके क्या बोल रहे हैं कि वैसे तो सब कुछ सही है लेकिन मैं एक बात पर जोर दे रहा हूँ। आप बोलोगे कि इसमें और क्वालिफाइड में अंतर क्या हुआ? क्वालिफाइड में तो ऑडिटर ये बोल रहा था कि मैं ये जो 2-4 मैटर स्पेसिफिकली बता रहा हूँ ये गलत है और बाकी सब कुछ सही है। और यहाँ पर ऑडिटर ये बोल रहा है सब कुछ सही है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसमें कुछ गलत हो, बस वो जो एक पॉइंट है उसके बारे में मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, गलत वो भी नहीं है। ये ऑडिटर ऐसा करता ही क्यों है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हैं उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन है? बहुत सारे लोग हैं। जो लोन दे रहे हैं कंपनी को वो है डेटर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग हैं। तो उनका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए ऑडिटर को लगता है कि ये मैटर इंपॉर्टेंट है, इनको बताना चाहिए, इसलिए ऑडिटर बता रहे हैं। जैसे हम और ऑडिटर एम्फसिस ऑफ मैटर पैरा में क्या बताएगा? फैक्ट्स बता देगा। फैक्ट का मतलब जो वो स्पेशल बात बताना चाहता है वो बात बता देगा। और ये भी बोल देगा कि इस पॉइंट के कारण मैं अपनी रिपोर्ट को चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये सेकंड वाला पॉइंट नहीं लिखेगा तो यूजर तो एक नॉर्मल पर्सन है, उसने हमारा वीडियो थोड़ी देखा है। यूजर तो ये मान लेगा अच्छा रिपोर्ट में कुछ गलत है, मैनेजमेंट ने कुछ गलत किया है। तो ऑडिटर साफ साफ बोल देते हैं कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट में भी कुछ गलत नहीं हुआ है, बस अलग से बताया है आपको। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं। इससे पहले आप मेरे को एक चीज बता दीजिए। देखो गोइंग कंसर्न का मतलब सबको पता है। गोइंग कंसर्न का मीनिंग मैं आपसे नहीं पूछूंगा। गोइंग कंसर्न का मतलब है कि आने वाले निकट भविष्य में बिजनेस के बंद होने की संभावना नहीं है, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, ये सभी बच्चे को पता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो चुकी है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट होने का मतलब हमारा बिजनेस कुछ ही टाइम में बंद होने वाला है। गोइंग कंसर्न अफेक्ट होने का मतलब आप समझ चुके हैं कि हमारा बिजनेस कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। यदि गोइंग कंसर्न हमारी कंटिन्यू चल रही है तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या फर्क आएगा, और जब गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गई तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या फर्क आएगा। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है 90% स्टूडेंट को ये नहीं पता है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमें ये बात पहले से ही पता थी। अगर आपको ये पहले से ही पता था तो 90% से ज़्यादा संभावना है इस बार आपका नेट का एग्जाम क्लियर है। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब तक गोइंग कंसर्न चलती रहती है फिक्स्ड असेट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाते हैं। बिल्डिंग हमने 10 लाख रुपए में खरीदी थी 10 साल पहले, आज बिल्डिंग की वैल्यू 10 करोड़ है। बैलेंस शीट में आप हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पर ही दिखाओगे। आप फिर से बोलता हूं, बिल्डिंग आपने 10 लाख रुपए में खरीदी थी 10 साल पहले और आज बिल्डिंग की वैल्यू है 10 करोड़, तो आप बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए पर ही दिखाओगे माइनस डेप्रिसिएशन करके। 10 करोड़ पर आप नहीं दिखाओगे। आप ये मानकर चलते हो कि बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बिल्डिंग को बेचना हमारा पर्पज नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाओगे। लेकिन आपका बिजनेस तो अभी बंद होने वाला है, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो चुकी है, तो फिक्स्ड एसेट को आप एनआरवी पर दिखाते हो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर दिखाते हो। याद करो पार्टनरशिप अकाउंट जब डिसोल्यूशन हो जाता है तो आप रीवैल्यूड फिगर या फिर एनआरवी पर आप दिखाते हो, और ऐसा ही आप लिक्विडेशन वाले चैप्टर में करते हो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए कंपनी की गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो चुकी थी, बंद होने के कगार पर आ गई थी, लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ बढ़िया बढ़िया एफर्ट्स किए, किसी अदर कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया, फेसबुक से आप मिल गए या फिर कुछ भी आपने बढ़िया काम किया जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न को आपने बचा लिया। अब गोइंग कंसर्न को बचा लिया आपने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और आपने गोइंग कंसर्न को फॉलो किया है
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में भी अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन 3 होती है हमारी, गोइंग कंसर्न होती है, कंसिस्टेंसी होती है और एक्रूअल होती है, वो फॉलो नहीं की जाती तब बताना पड़ता है, यहाँ पर तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिटर बोल देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूँ, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो चुकी थी भाई लोगों, कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई थी, लेकिन मैनेजमेंट ने बढ़िया काम किया और बचा लिया आपकी कंपनी को। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2019 यानी लास्ट एग्जाम में आपके आया था। आपको पता है कि अभी तक 2 ही एग्जाम हुए हैं ऑडिट वाले सब्जेक्ट के, तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। अच्छा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट में हमें दिया गया है क्वालिफाइड रिपोर्ट, एग्जामिन वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी फॉर इशू ऑफ कैपिटल। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस का मीनिंग आपको पता होगा, जब पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ऑफ शेयर करती है। तो प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इशू कर ही नहीं सकती, केवल पब्लिक कंपनी ही कर सकती है, और पब्लिक कंपनी भी पब्लिक इशू केवल तभी कर सकती है जब लिस्टेड हो। ये आपको पहले से पता है कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड और अनलिस्टेड हो सकती है। तो जब पब्लिक लिस्टेड कंपनी शेयर डिवेंचर इशू करती है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, कंपलसरी होता है। प्रोस्पेक्टस एक तरीके से शेयर डिवेंचर के लिए एडवर्टीजमेंट होता है, और प्रोस्पेक्टस पर विभिन्न लोगों के साइन होते हैं, ऑडिटर के भी सिग्नेचर होते हैं कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल करेक्ट बताया है, कुछ भी गलत नहीं बताया है। राइट साइड में हमें दिया गया ऑडिटर्स ड्यूटी, ऑडिटर्स लाइबिलिटी, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स राइट। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि लाइबिलिटी में और ड्यूटी में क्या डिफरेंस होता है। ड्यूटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, टीचर की ड्यूटी है आपको पढ़ाना क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। लाइबिलिटी का मतलब है उस चीज़ के लिए लाइबल होना, टीचर ने आपको पढ़ाया, अपनी ड्यूटी पूरी की, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आप लाइबल नहीं होंगे। टीचर लाइबल तभी होगा जब उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं की। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑडिट का, याद रखना कि एरर एंड फ्रॉड यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलते हैं और ऑडिटर ने क्लीन रिपोर्ट दे दी तो ऑडिटर लाइबल होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है ऑडिटर ने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म किया कि नहीं किया। ऑडिटर ने अच्छे से ड्यूटी की थी, ऑडिटर ने अच्छे से चेक किया था, नहीं मिले मिस स्टेटमेंट तो ऑडिटर लाइबल नहीं है, लेकिन ऑडिटर ने लापरवाही की तो वो लाइबल होगा। अब हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? देखो पहला पॉइंट है क्वालिफाइड रिपोर्ट, इसके अंदर तो 3 आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। एग्जामिन वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, ये ऑडिटर की ड्यूटी है, 1 आ जाएगा कि ऑडिटर असेट्स का वैल्यूएशन करे, उनका डिस्क्लोजर चेक करे। डिस्क्लोजर करने का मतलब जो हमारा कंपनीज एक्ट कहता है वैसे ही उनको शो किया गया है या नहीं किया गया है। एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी, इसके अंदर 4 आ जाएगा, ऑडिटर का राइट है। सेक्शन 227 सबसेक्शन 1 ये कहता है ऑडिटर को राइट है जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए कंपनी के मैनेजमेंट से मांग सकता है। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, इसके अंदर लाइबिलिटी आ जाएगा कि प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, लोगों ने शेयर खरीद लिए, बाद में पता चला प्रोस्पेक्टस में तो बहुत कुछ गलत है, तो ऑडिटर भी लाइबल रहेगा क्योंकि उसने सिग्नेचर किए थे। तो 3142 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें बी में दिया गया है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यदि आपने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर या सेक्रेटेरियल ऑडिट वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी यहाँ पर प्ले होगा, देख लीजिए। और यदि कोई और वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताइए और लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।